Assalamu alaikum, students. I'm your teacher Laiba here, once again in front of you with a new topic. How do genes function? ये वाला टॉपिक आप तक लेके आई हूँ. क्लास पिछले सारे लेक्चर्स में हम सिर्फ और सिर्फ डीएनए के पीछे पढ़े हुए थे. Class, DNA is basically most important and obligatory part. You ought to know that DNA को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हासिल है. डीएनए के बारे में अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. डीएनए को हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आपको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया था कि एक डॉटर मौली सेल में बनने के लिए डीएनए को एक तरीके से रेप्लिकेट करना बेहद ज़्यादा लाजमी है. ये लाजमी किस लिए है? क्योंकि इसकी अपनी एक टेंडेंसी है. यानी कि आप लोग अगर डीएनए के साथ डील करें तो याद रखिए कि आपका ब्लड ग्रुप इस सब में बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेटरी रोल प्ले कर रहा है. ये सब बातें आपकी बुक में नहीं मौजूद. ये बातें मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. क्लास, डीएनए असल में काम क्या करता है? डीएनए का बेसिक मकसद होता क्या है? इसका बेसिक मकसद बहुत ज़्यादा यूनिक है. क्लास, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाई कि अगर डीएनए या हेरिडिटी मटेरियल नहीं हुआ तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो एक जैसे होंगे. सोचें, अगर बिल्ली है वो वाइट कलर की है लेकिन उसने ऑफस्प्रिंग वाइट दिया है. इसी तरीके से ब्राउन कलर की बिल्लियाँ भी मिलती हैं. तो वो कैट्स असल में क्यों इस तरीके की होती हैं? वजह ये है कि उनके अंदर एक तरह की बेसिक सी टेंडेंसी होती है. यानी कि उनके अंदर भी हेरिडिटी मटेरियल आता है. अक्सर ब्राउन कैट्स वाइट कैट्स जन्म देती हैं और या कभी ब्लैक कैट्स भी जन्म दे रही होती हैं. ये सब कुछ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उनके अंदर भी डीएनए पाया जाता है जो रेप्लिकेट 24 घंटे कर रहा होता है. क्लास, आज मैं डीएनए तो पढ़ा के आ चुकी हूँ, पर आज मैं आपको आरएनए पढ़ाऊंगी. जैसा कि आपको पता है जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसे कहा जाता है. जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असल में बेसिकली उस इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है जिससे बेबी की शक्ल का पता लगे. यानी कि अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता तो सारे इंसान एक ही शक्ल के पाए जाते और उनको डिफ्रेंशिएट करने की उनको डिफ्रेंशिएट करने का अपना एक बेसिक सा मेथड है. मतलब कि आपको डिफ्रेंशिएशन के बारे में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी होगी. असल में डिफ्रेंशिएशन कहते किसको हैं? एक बात याद रखिए कि आप लोग इस टाइम डीएनए की रेप्लिकेशन से डील कर रहे हैं. यानी डीएनए की रेप्लिकेशन में आपको जेनेटिक मटेरियल के साथ भी डील करना है. जेनेटिक मटेरियल के साथ किस तरीके से डील करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी. जेनेटिक मटेरियल के साथ डील करने का एक बेसिक तरीका है कि साइंटिस्ट ने डीएनए को ट्रांसक्राइब करते हुए देख लिया और इसके अंदर जितने भी बेस पेयर्स पाए जाते हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, जो इन्फॉर्मेशन कैरी किए हुए हैं इसी तरीके से उनको डील करना होता है. क्लास, हम डीएनए की रेप्लिकेशन के साथ डील कर रहे थे. क्लास, रेप्लिकेशन हम लोग कहते एक तरीके से कि डॉटर सेल्स के अंदर किस तरीके से रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है. एक बात और क्लास में आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि अपना एक फंक्शन परफॉर्म करते हुए डीएनए को भी एक तरीके से पावर की ज़रूरत होती है. खुराक हमारी बॉडी में ब्लड लेके आ रहा है तो डीएनए ही एक तरह का ब्लड है.
जो खुराक डायरेक्टली इनडायरेक्टली ले रहा होता है। और जेनेटिक मटेरियल के बारे में मैं आपको बता रही थी कि वो सारा इन्फॉर्मेशन जो आपके पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल इस टाइम आपके बालों का रंग आपकी वादा से मिल रहा है या आपकी आंखों का कलर आपके वालिद से मिल रहा है, तो ये सब हम लोग इसी चैप्टर में इसी तरीके से पढ़ेंगे। हाउ डू जीन्स फंक्शन एंड हाउ इज अ फिनोटाइप प्रोड्यूस। तो इसमें जीन्स के फंक्शन और फिनोटाइप के बारे में बताया है कि जीन्स कैसे फंक्शन करता है और फिनोटाइप किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। सो क्लास ये सवाल आपके को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, यानी कि जीन्स काम कैसे करते हैं और फिनोटाइप प्रोड्यूस कैसे होता है। यानी अक्सर आपके दादा या दादी की जीन्स किसी तरीके से जो डोमिनेंट होते हैं वो फिर आके रिसेसिव हो जाते हैं। ये मैं आपको एलील्स के बारे में आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन फिनोटाइप यानी कि आपके दादा दादी की इंफॉर्मेशन या आपके बाल या आपकी आंखों का रंग आपके दादा दादी से मिलना शुरू हो जाता है। RNA, every phenotype is based on specific biogeochemical molecules। तो हर फिनोटाइप एक तरीके से बायोजियोकेमिकल मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। बायोजियोकेमिकल मॉलिक्यूल्स कहते किसको हैं? प्रोटीन्स को। हमारा जिस्म में DNA प्रोटीन है, ये मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में बताया था। These proteins are made in cells under the instructions of genes। ये प्रोटीन्स सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जीन्स को। मीन्स जीन्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स में जो मौजूद होती है वो ब्लड के अंदर जो मौजूद होती है वो जीन्स होती हैं। यानी कि जीन्स सिट लाइक अ बॉस सीट comfortably on their chromosomes and their office the nucleus, and they get their job done in cytoplasm। their managers are RNAs। So बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन। जीन्स एक बॉस की तरह, जैसे कंपनी का बड़ा सा बॉस होता है, वैसे ही एक ऑफिस में न्यूक्लियस नाम के ऑफिस के अंदर बैठा हुआ होता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर टेबल चेयर उसकी क्रोमोसोम्स हैं और ये काम क्या कर रहे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है ये सारा काम जीन्स ही हैंडल करते हैं और इनके पास एक एक चीज़ को पकड़ के ला के देने वाले RNA है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो हियर इज आवर न्यू टॉपिक विच इज नोन एज RNA। सो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे RNA है। जैसा कि आपको इस बात को मैं रिपीट करके बताती हूँ कि आपके बॉडी में DNA तो मौजूद ही है, साथ में RNA भी है। DNA और RNA बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि वो डबल हेलिक्स है तो सिंगल हेलिक्स RNA होता है। डिफ्रेंसिएशन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे थोड़ी देर बाद। सो क्लास अब मैं आपको RNA के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है जीन्स बॉस की तरह एक न्यूक्लियस नाम के ऑफिस के अंदर बैठते हैं। क्रोमोसोम्स इनकी टेबल और चेयर होती है और RNA जो लोगों को पकड़ पकड़ के ला के उनको काम का बता रहे होते हैं वो उनके मैनेजर्स होते हैं। यानी एक बॉडी जिसका दिमाग जीन्स है, बॉडी उसकी क्रोमोसोम्स है, जहाँ पे वो रह रही है वो न्यूक्लियस है और उस बॉडी को खुराक ला के या कोई चीज़ खाने पीने की या कोई काम की चीज़ ला के देने वाला सिर्फ और सिर्फ RNA है। सो हम अभी RNA के स्ट्रक्चर को बेसिकली बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म में अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA को हम राइबोस न्यूक्लिक
एसिड कहते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड का अपना अपना स्पेसिफिक किस्म का काम होता है। तो क्लास इस टाइम हम लोग डील कर रहे हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड के साथ। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड असल में काम क्या कर रहे हैं? RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होता है। सो क्लास आपको ये बात पता होना चाहिए कि राइबोन्यूक्लिक एसिड असल में काम क्या कर रहे हैं। It is also a polynucleotide but its basic unit is ribose nucleotide। इसके अंदर ये बताया है कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और इसका बेसिक यूनिट राइबोन्यूक्लियोटाइड है। A ribonucleotide consists of a phosphate group। हमारे यहाँ राइबोन्यूक्लियोटाइड के पास भी फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। Ribose sugar, a nitrogenous base, has 4 base। इसके पास भी 4 बेसेस होते हैं जो कंट्रोल करता है DNA सिंथेसाइजमेंट को, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन वो तो सेम आपको ब्लड में भी मिल रहे थे, यानी DNA में भी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में भी मिल रहे थे, लेकिन यूरेसिल थाइमिन की जगह यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो यूरेसिल थाइमिन की जगह किस तरीके से चेंज हो जाता है वो यहाँ पे आपको नज़र में आ रहा होगा। सो क्लास हम लोग इस टाइम डील कर रहे हैं RNA के साथ। A gene express itself into 2 steps। यहाँ पे ये बात बताई है कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है 2 स्टेप्स के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन, द कोडेड इंफॉर्मेशन इन DNA विच इज़ देयर इन फॉर्म ऑफ बेस सीक्वेंस। इसके अंदर ये बात बताई है कि जो कोडेड इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए बेस पेयर से कॉपी होके RNA तक आता। द कोडेड इंफॉर्मेशन इन DNA which is there in form of base sequence is copied into the base sequence of messenger RNA। यहाँ पे मैसेंजर RNA के बारे में बताया है कि वो बेस सीक्वेंस यानी कि कॉपीज़ बना के DNA की कोडेड इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर RNA रीएप्लिकेशन में मदद कर रहा होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें RNA जो है, DNA जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन RNA बनाने के लिए काम कर रहा होता है। कोडेड इन्फॉर्मेशन इन DNA विच इज़ देयर इन फॉर्म ऑफ बेस सीक्वेंस। वो बेस सीक्वेंस में की फॉर्म में DNA अपनी इंफॉर्मेशन कोड कर रहा होता है और ये बेस सीक्वेंस कॉपी मैसेंजर RNA कर रहा होता है। RNA DNA की कॉपीज़ बनाने में मदद कर रहा होता है। RNA DNA की कॉपीज़ बनाने में इस तरीके से मदद कर रहा होता है कि जब DNA अपनी कोडेड इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आ रही होती है कि इन्फॉर्मेशन कोड होके एक तरीके से रिजल्ट बना रही होती है। सो क्लास इसमें मैसेंजर RNA ये काम कर रहा होता है कि जब DNA रीएप्लिकेशन कर रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस DNA रीएप्लिकेशन में मैसेंजर RNA DNA की मदद कर रहा होता है। ट्रांसलेशन, द मैसेंजर RNA's messages for the protein synthesis its basic sequence is translated into a sequence of amino acids of a particular protein। इसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन अमीनो एसिड्स का नाम लिया है कि यहाँ पे 20 पेयर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। तो RNA मैसेज करता है प्रोटीन सिंथेसाइसिस के लिए, मतलब कि अमीनो एसिड्स को एक इशारा यहाँ पे ट्रांसलेशन का मेथड ये है कि मैसेंजर RNA मैसेज जो है वो जो मैसेंजर RNA होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइसिस का एक इशारा देता है ताकि अमीनो एसिड अपना
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जारी रखें। तो क्लास, इस लेक्चर में आरएनए के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। इसमें ये बात बताई है जैसे कि डीएनए के अंदर बहुत कुछ मौजूद होता है, वैसे ही आरएनए के अंदर भी बहुत कुछ मौजूद होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, बट थाइमीन की जगह यहाँ पे यूरेसिल मौजूद होता है। आरएनए मदद करता है जीन्स को अपना परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से डीएनए जब रेप्लिकेशन कर रहा होता है तो आरएनए ही उसकी मदद करता है। होप सो क्लास, इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया हो कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है। तो क्लास, अभी हम डीएनए आरएनए से क्यों डिफरेंट है वो पढ़ेंगे। तो क्लास, पहला पॉइंट, आरएनए इज राइबोस इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस। जैसे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस मौजूद होता है, इसी तरीके से आरएनए में सिर्फ राइबोस मौजूद होता है, नो डीएक्सी। इसमें नो डीऑक्सी यानी कि डीऑक्सीराइबोस इसमें यहाँ पे मौजूद होता है और यहाँ पे मौजूद नहीं होता। आरएनए हैज़ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन। यहाँ पे थाइमीन मौजूद होता है डीएनए के पास, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल मौजूद होता है। आरएनए इज अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। न्यूक्लियोटाइड होता है और इसके पास डबल होता है। यहाँ पे डबल स्ट्रैंड्स मौजूद है, यानी कि ये एक और ये दो मौजूद है, बट यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड होता है। मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद होता है, बट ऐसा आरएनए में नहीं होता। ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इसी के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड और इसमें सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आरएनए इज फाउंड थ्रू आउट द सेल। डीएनए इज कंसर्न विद न्यूक्लियस। तो क्लास, ये न्यूक्लियस हमेशा आपको पूरी बॉडी में नहीं मिलेगा, यानी कि डीएनए आपको सिर्फ न्यूक्लियस के ऊपर मिलेगा। जैसे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको न्यूक्लियस पे ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लाइनों में ये बात बताई है कि डीएनए का ऑफिस, जीन्स का ऑफिस क्रोमोसोम्स जीन का ऑफिस न्यूक्लियस होता है और ये क्रोमोसोम्स इसकी टेबल और चेयर होती है। इसी तरीके से इसकी लोकेशन पूरी बॉडी में मौजूद होती है, यानी आरएनए सारे जिस्म में हर जगह पे मौजूद होता है। आरएनए इज ऑफ 3 टाइप: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसवर्स आरएनए एंड रिबोसोमल आरएनए। तो क्लास, आरएनए के बारे में यहाँ पे बताया है। आरएनए की 3 टाइप्स हैं। ट्रांसवर्स आरएनए जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, रिसीवर्स आरएनए या राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम्स के साथ कनेक्टेड होता है। राइबोसोम्स आप लोगों की बॉडी में एक पाया जाने वाला ऑर्गेनेली है। ऐसा ऑर्गेनेली जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैसेंजर आरएनए जो सिर्फ मैसेजेस करने के काम आता है, जो मैसेंजर आरएनए कहलाता है। याद रखिए कि हम इस टाइम डील कर रहे हैं ट्रांसवर्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए के साथ। इसके अलावा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड में एक बात ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको डीएनए और आरएनए का डिफ्रेंसिएशन पहले से मालूम होना चाहिए।
डीएनए और आरएनए एक दूसरे से बहुत सी सूरत में एक दूसरे से चेंज होते हैं। वजह यह है कि डीएनए और आरएनए अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो क्लास, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि डीएनए और आरएनए वैसे तो एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन डीएनए और आरएनए एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। डीएनए और आरएनए एक दूसरे के साथ वर्क ही नहीं कर सकते। डीएनए और आरएनए एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अधूरे ही हैं। सो क्लास, आपको आज के लेक्चर में मैंने वो सारी बातें बताई जो आपके इस लेक्चर के लिए बेहद ज़्यादा ऑब्लिगेटरी थी। कुछ बातें मैं दोबारा रिपीट करूँगी, कान खोल के और फिक्र से सुनना। जीन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से करता है। जीन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आरएनए की मदद से करता है। आरएनए के बारे में यहाँ पे शुरू से ये बात बताई है कि जीन एक बॉस की तरह एक ऑफिस यानी न्यूक्लियस नाम के ऑफिस के अंदर टेबल चेयर क्रोमोसोम्स नाम की रख के बैठा हुआ है। इसी तरीके से आरएनए मैनेजर है जो हर काम उसकी अकॉर्डिनेंस कर रहा है। सब काम करने वाला, यानी कि अगर कोई चीज़, बालों का कलर या कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो आरएनए डीएनए का सबसे बड़ा चेला है जो ये काम कर रहा होता है। इसके अलावा डीएनए के अंदर बहुत कुछ पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज, इसकी और इसके अंदर फ़र्क क्या है, इसलिए मैंने ये टेबल बनाया है। डीएनए आरएनए, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, वैसे आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। राइबोज होता है शुगर, डीऑक्सी का नाम नहीं होता, इसलिए इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और उसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। तो इसमें डीऑक्सी का नामो निशान नहीं मौजूद होता। अगर इसमें डीऑक्सी अटैच कर दिया जाए तो ये डबल हेलिक्स बन जाएगा और ये भी डीएनए ही कहलाएगा। इसी तरह उसके पास थायमीन होता है और इसके पास यूरेसिल होता है। थायमीन और यूरेसिल बेसिक ऐसी चीज़ें जो इसको एक दूसरे से अलग रखे हुए हैं। अगर कभी कोई सवाल आया कि डीएनए और आरएनए एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि डीएनए में थायमीन मौजूद होता है और उसकी जगह आरएनए में यूरेसिल मौजूद होता है। वैसे तो आरएनए में एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन सब मौजूद होते हैं, लेकिन डीएनए और आरएनए में एक ऐसी चीज़ जो डिफ्रेंशिएट क्रिएट करती है वो है थायमीन और यूरेसिल। तो क्लास, इससे आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसके पास डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसके अंदर आमतौर पे पाया जाता है। इसी तरीके से सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्टैंडर्ड में सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। न्यूक्लियस की लोकेशन में ये डीएनए मौजूद होता है, उसके बरअक्स इसकी लोकेशन पूरे जिस्म में हर जगह पाई जाती है। इसकी कोई टाइप्स नहीं होती और आरएनए की बेहद ज़्यादा टाइप्स होती है। टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए, जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करने के काम आती है। तो क्लास, मैंने आपको ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के बारे में भी बताया। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहना। ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के लेक्चर में मैंने आपको डीएनए और आरएनए की बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन दी। होप सो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट और बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप को बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करना पड़ा इस तरह के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए। सो क्लास, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।